गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे टू सेक्टर्स क्लासिफिकेशन ऑफ टू सेक्टर इकोनॉमी। क्लासिफिकेशन ऑफ टू सेक्टर इकोनॉमी ठीक है, ये हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ टू सेक्टर्स इकोनॉमी। तो मैंने इसमें आप लोगों को पढ़ाया था ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। पहला क्लासिफिकेशन जो टू सेक्टर्स इकोनॉमी पढ़ते हैं उसमें हम लोगों ने पढ़ा था ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर, और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ये टू सेक्टर क्लासिफिकेशन ऑफ टू सेक्टर इकोनॉमी में हम लोगों ने पहला टाइप जो पढ़ा था ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, ये हम लोगों ने कल कंप्लीट कर लिया था कि ऑर्गेनाइज सेक्टर वो सेक्टर होता है जो किसी भी गवर्नमेंट एक्ट के थ्रू से रजिस्टर्ड होना चाहिए और उसके कुछ प्रॉपर्टीज, जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, पेमेंट होना चाहिए, पेमेंट विद लीव विद पेमेंट होनी चाहिए, ग्रेजुएटी होनी चाहिए, पेंशन होनी चाहिए, ओवर टाइम का एक्स्ट्रा पेमेंट होना चाहिए वगैरह हम लोगों ने कंप्लीट किया था। आज जो हम लोगों को, और इसके बाद अनऑर्गेनाइज सेक्टर हमने पढ़ा था और फिर हाउ वी कैन आल्सो प्रोटेक्ट द वर्कर्स ऑफ द अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, ये भी मैंने कंप्लीट किया था। आज जो हम लोगों को बच्चों कंप्लीट करना है, जो आज हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है सबसे पहले सेक्टर्स ऑफ ओनरशिप, टू सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। पहला ऑन द बेस ऑफ ओनरशिप, ठीक है बच्चों, टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। तो ये जो क्लासिफिकेशन है वो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट लॉ के हिसाब से था और ये ऑन द बेस ऑफ ओनरशिप है, ऑन द बेस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेस ऑफ ओनरशिप है। ऑन द बेस ऑफ ओनरशिप जो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ये है, ऑन द बेस ऑफ ओनरशिप में अगर हम देखेंगे जो हमारा ये क्लासिफिकेशन है उसमें हम ये देखते हैं कि ओनरशिप के बेस पर जो हमारा टू सेक्टर्स इकोनॉमी है उसमें से हम देखते हैं कि पहला आता है एक पब्लिक सेक्टर और दूसरा आता है बच्चों प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। तो पहले हम लोगों को जो पढ़ना है बेटा पब्लिक सेक्टर पढ़ना है। पब्लिक सेक्टर क्या होता है, पब्लिक सेक्टर, और फिर हमें पढ़ना है प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। ये दो सेक्टर्स हमें पढ़ने हैं, पब्लिक सेक्टर्स एंड प्राइवेट सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर क्या होता है, पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि पब्लिक सेक्टर क्या होता है। तो पब्लिक सेक्टर बच्चों वो सेक्टर होता है जिसको मैनेज बाय गवर्नमेंट, ओन बाय एंड मैनेज बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज ए पब्लिक सेक्टर और पब्लिक सेक्टर्स। तो पब्लिक सेक्टर्स आर दैट सेक्टर विच इज ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज ए पब्लिक सेक्टर इकोनॉमी। तो पब्लिक सेक्टर के बारे में अगर हम देखें, पब्लिक सेक्टर के बारे में हम ये देखते हैं कि 1950 से हम लोग देखते चले आए बेटा कि 1950 से 1951 तक, 1950 से 1991 तक हम पाते हैं कि बच्चों गवर्नमेंट का अधिकतर प्रोडक्शन के यूनिट्स में अधिकार होता था। जस्ट लाइक वो कौन कौन से क्षेत्र थे, अधिकतर बेसिक की इंडस्ट्रीज, जो बेसिक की इंडस्ट्रीज थी, चाहे आयरन इंडस्ट्रीज में देखो, आयरन इंडस्ट्रीज में देखो बेटा टॉप 10 जो इंडस्ट्रीज है भिलाई, राउरकेला, बनपुर एंड ये भिलाई, राउरकेला, बोकारो, बनपुर, ठीक है, और ये आपका जमशेदपुर, इनमें से टॉप 10 में से केवल एक ऐसा इंडस्ट्रीज है जो कि प्राइवेट सेक्टर में है और वो है आपकी ये आपका रतन टाटा जी, टाटा इंडस्ट्री विच इज सिचुएटेड इन जमशेदपुर। बाकी सब आपकी गवर्नमेंट सेक्टर में है। तो मेरे कहने का मतलब 1991 तक, हम 1950 से लेकर के 1991 के बीच में हम ये देखते हैं, हम ये पाते हैं कि अधिकतर बेसिक की इंडस्ट्री जो थी सच एज कोल रहा हो, माइनिंग के सेक्टर में देखें कोल माइनिंग रहा हो, या स्टील, मैंने पहले बताया स्टील की जो स्टील पावर प्लांट है उनमें से टॉप 10 में से केवल एक ऐसी
इंडस्ट्री है जो कि प्राइवेट सेक्टर की है, दैट इज टाटा सन्स इंडस्ट्री। एंड स्टील पावर देखा जाए या टेलीकम्युनिकेशन देखा जाए एंड हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स देखा जाए, चाहे भेल देखा जाए, सेल देखा जाए, एल्यूमिनियम, बाल्को, नाल्को, ये बाल्को नाल्को एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज है, ये सब बच्चों एक्सटर्नली पब्लिक सेक्टर में थी, यानी गवर्नमेंट सेक्टर में थी। पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट सेक्टर पे गवर्नमेंट के कंट्रोल की ये सारी इंडस्ट्रीज थी और गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में की हुई थी। लेकिन 1991 में इसके बाद बेटा जब लिबरलिज्म लागू होता है तब प्राइवेट को भी एथराइज, मैंने पहले बताया था कि प्राइवेट सेक्टर का मतलब क्या है, लिबरलिज्म मतलब क्या है, टू फ्लेक्सिबल द लॉ फॉर द प्राइवेट इंडस्ट्रीज टू प्राइवेट पीपल टू एस्टेब्लिश या टू बार्ट देयर शेयर या टू एस्टेब्लिश देयर ओन इंडस्ट्री। तो बच्चों इस तरीके से पब्लिक सेक्टर काफी तेजी से काफी पहले से अपने आप को एस्टेब्लिश कर रखा था और इस पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर आने के मेन रीजन थे जो 1991 में सरकार ने पब्लिक सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को भी, पब्लिक सेक्टर ये नहीं कि सरकार ने प्राइवेटाइजेशन ही कर दिया, नहीं, मैंने बताया कि लिबरलिज्म बेटे, लिबरलिज्म जो है वो प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट करता है, प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट करता है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा सेक्टर प्राइवेट सेक्टर को हैंड ओवर करना, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन के यूनिट में प्राइवेट को अलाउड करना, प्राइवेट सेक्टर को अलाउड करना, दैट इज नोन एज ए प्राइवेटाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन से ही प्राइवेटाइजेशन हुआ और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 1991 से प्राइवेटाइजेशन बहुत तेजी से आगे बढ़ा, 1991 से बहुत तेजी से प्राइवेटाइजेशन आगे बढ़ा, प्राइवेटाइजेशन बहुत तेजी से आगे बढ़ा। कब से बच्चों? 1991 से प्राइवेटाइजेशन बहुत तेजी से आगे आया टिल 1991। तो हम बातें कर रहे थे कि 1991 में मैंने बताया था कि 1991 बच्चे भारत के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए 1991 का ईयर 1991 से जो 1996 तक जो नरसिंहा राव सरकार थी वो बेटे भारत में इकोनॉमिकल रिफॉर्म के लिए जानी जाती है और मेन इकोनॉमिकल रिफॉर्म यही था। क्यों बच्चों जानते हो क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को जब अलाउड किया गया तो प्राइवेट सेक्टर को अलाउड करने का मेन रीजन था to help the rapid economic development and industrializations का फास्ट डेवलपमेंट इन द कंट्री। मैं आपको बता दूं बच्चों कि सरकार के पास इतना पैसा नहीं था या सरकार इतने ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में आगे नहीं जा रही थी। इस वजह से सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड किया, चाहे वो अपने यहाँ की प्राइवेट फर्म्स हो या फॉरेन कंट्री की प्राइवेट कंपनी को भी अलाउड किया। इसी वजह से 1991 के बाद बेटे बहुत ढेर सारी कंपनियां इंडिया में आती हैं अपने आप को अपना इंडस्ट्रीज स्टेब्लिश करने के लिए। 1991 के उस प्राइवेटाइजेशन के या लिबरलिज्म के इम्प्लीमेंटेशन के बाद भारत में ढेर सारी कंपनियां आई, चाहे आपकी टोयोटा कंपनी हो, चाहे आपकी होंडा कंपनी हो, चाहे आपकी हुंडई हो, ये सारी कंपनियां उसी समय भारत में आई और अपने प्रोडक्शन यूनिट को आकर के स्टेब्लिश की। या तो उन्होंने स्टेब्लिश करने में दो तरीके अपनाए, या तो उन्होंने किसी लोकल रनिंग कंपनी के साथ आकर के कोलैबोरेशन किया, या तो उन्होंने अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो बच्चों, जब कोई भी फॉरेन कंपनी आकर के किसी दूसरे कंपनी में स्टेब्लिश होती है तो उसके तीन तरीके होते हैं स्टेब्लिश करने का। पहला, या तो वो किसी उस कंट्री की रनिंग कंपनी को खरीद ले, रनिंग गवर्नमेंट को खरीद ले। जैसे जब बेटे क्या नाम से वोडाफोन आया तो उसने आइडिया को खरीद लिया, ऐसा हम लोग देखते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब कोई कंपनी फॉरेन कंपनी किसी दूसरे कंपनी में जाकर के स्टेब्लिश, जैसे अभी कोरस कंपनी को रतन टाटा की कंपनी ने खरीद लिया जिसका बिजनेस 24 देशों में फैला हुआ था। या हम कह सकते हैं कि जैसे अभी कुछ दिन पहले की बात करें कि आइडिया को हज को किसने खरीद लिया? वोडाफोन ने खरीद लिया। तो इस तरीके से यूनिनार टेलीनार को भी किसी ने खरीद लिया। तो ऐसा करके मेरे कहने का मतलब है किसी रनिंग कंपनी को आकर के खरीद लेना पहला तरीका होता है किसी प्राइवेट फॉरेन कंपनी को दूसरे कंपनी में आकर स्टेब्लिश होने का। दूसरा तरीका होता है बेटा किसी फॉरेन कंपनी को स्टेब्लिश होने का। दूसरा तरीका होता है कि कोई दूसरा तरीका ये होता है कि अगर कोई
कंपनी किसी दूसरे कंपनी के साथ आकर के कोलैबोरेट कर लेती है, उसके साथ साझा प्रोडक्शन यूनिट करती है। जैसे कि 1991 1992 में ही क्या कहते हैं, जब लिबरलाइजेशन लागू किया गया, फॉरेन कंपनीज को अलाउड किया गया, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्री को थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाया गया, तो बच्चों उसी समय इंडिया में एक कंपनी आई, ढेर सारी कंपनी आई, जैसे आपकी हांडा कंपनी आई, उसने हीरो के साथ अपने आप को कोलैबोरेट किया और हीरो हांडा नाम की गाड़ियां बनाई गई। हालांकि बाद में अलग हो गए दोनों, हांडा की अलग हो गई, हीरो अलग हो गई। नहीं, पहले तो हीरो हांडा नाम से गाड़ियां आती थी, अब देखो हीरो की अलग आती है और हांडा की अलग आती है। अब दोनों ने अपने आप के प्रोडक्शन यूनिट को सेपरेट कर लिया, बंटवारा कर लिया। लेकिन इसके पहले दोनों जब स्टेब्लिश हुई, हांडा आई तो उसने हीरो के साथ कोलैबोरेट करके अपने आप को स्टेब्लिश किया। इसी के जैसे बच्चों सुजुकी कंपनी आई, सुजुकी कंपनी ने आकर के टीवीएस के साथ कोलैबोरेट किया, और वो तो अलग बात है कि बाद में अलग हो गए। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस तरह की ढेर सारी कंपनियां आई और उन्होंने यहाँ की लोकल कंपनी के साथ या तो लोकल कंपनी को हायर अप किया और उसको कम्प्लीटली खरीद लिया और अपने आप को स्टेब्लिश किया, या तो उन्होंने क्या कहते हैं आकर के किसी लोकल कंपनी के साथ, उन्होंने अपने कंट्री के कंपनी के साथ आकर के उन्होंने यहाँ पर कोलैबोरेशन किया। और तीसरा तरीका ये होता है बेटा कि अपना खुद की जमीन खरीद करके खुद का अपना प्रोडक्शन यूनिट बनाना। जैसे इनोवा कंपनी आई, तो इनोवा जिसकी भी हो, लेकिन इन लोगों ने आकर के क्या नाम से बंगलौर के पास एक बहुत बड़ा अपना प्रोडक्शन यूनिट खोला करके। तो बेसिक मेरे कहने का मतलब है कि फॉरेन कंपनी फॉरेन इंडस्ट्रीज आकर के अपने आप को एस्टेब्लिश करने का 3 तरीका अपनाती हैं। 3 में से कोई एक तरीका अपनाती हैं, या तो किसी लोकल कंपनी को खरीद के अपने आप को एस्टेब्लिश कर लेती हैं, और या तो क्या कहते हैं किसी फॉरेन कंपनी के साथ हमारे देश की कंपनी के साथ आके कोलैबोरेट हो जाती हैं, और या तो फिर क्या कहते हैं अपना खुद का प्रोडक्शन यूनिट एस्टेब्लिश करती हैं और खुद को अपने आप को मतलब प्रोडक्शन करके अपने आप को एस्टेब्लिश करती हैं। तो मेरे कहने का मतलब है सरकार ने बेटे 1991 में प्राइवेटाइजेशन को क्यों सपोर्ट किया, व्हाई डिड गवर्नमेंट स्टार्टेड टू सपोर्ट टू द प्राइवेट सेक्टर, सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को क्यों सपोर्ट किया, अपने आप को प्राइवेट सेक्टर में आने में क्यों सपोर्ट किया। तो उसका बहुत बड़ा रीजन ये था प्राइवेट सेक्टर में आने का, कि प्राइवेट सेक्टर में आने का एक बहुत बड़ा रीजन था बच्चों की प्राइवेट सेक्टर से आने से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस थे। उसका रीजन था कि हम लोगों को बेटा बहुत ज़्यादा अमाउंट में रॉ मटेरियल को बेच देना पड़ता था, क्योंकि हमारे पास कंजप्शन के लिए इंडस्ट्री नहीं थी। तो इस तरीके से हमको केवल रॉ मटेरियल का मनी मिलता था। अब क्या है कि प्रोडक्शन भले ही विदेशी कंपनी कर रही है, लेकिन बेटे वो हमारे देश में कर रही है, हमारे देश के लेबर को एम्प्लॉयमेंट दे रही है, हमारे देश की बिजली को यूज करके उसका टैक्स दे रही है, हमारे देश के रोड को यूज करके उसका टैक्स दे रही है, हमारे देश के गवर्नमेंट को टैक्स दे रही है। तो मतलब अगर एक पहले क्या था बेटा कि अगर 150 रुपए का 20 रुपए का रॉ मटेरियल है तो 20 रुपए ही में मिलते थे, बाकी अगर वो प्रोडक्ट मटेरियल 100 रुपए का बिकता था तो पूरा 80 रुपए फॉरेन को जाता था, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि अगर 100 रुपए का 20 रुपए का रॉ मटेरियल तो सरकार वो कंपनी ने हमसे खरीदा, वो तो हमें तुरंत मिल गया, लेकिन आफ्टर दैट उसके बाद भी हमारे देश के लेबर को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इंजीनियर को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी को टैक्स मिलेगा, रोड टैक्स मिलेगा, प्रोडक्शन टैक्स मिलेगा, गवर्नमेंट का टैक्स अलग से मिलेगा। तो एक लॉट ऑफ टैक्सेस, और सरकार कंपनी मालिक को क्या बचेगा कंपनी मालिक बेटा तब भी 10 रुपए का प्रॉफिट गेन कर पाता था 100 में, अब भी 10 रुपए ही गेन करेगा। लेकिन जो फॉरेन में जो पैसा जाकर के एम्प्लॉयमेंट ये सब देता था वो अब हमारे देश के लोगों को मिलने लगा। तो इसी वजह से 1996 नरसिंहा राव की गवर्नमेंट को इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के रूप में जाना जाता है, और एक मील का पत्थर कहा जाता है प्राइवेटाइजेशन या लिबरलिज्म को ऑफ द क्या कहते हैं 1991 का ईयर, 1991-1992 के ईयर को एक मील स्टोन ऑफ मील कहा जा सकता है कि वो स्टोन ऑफ मील है। तो इस तरीके से बच्चों क्या कहते हैं बहुत तेजी से रैपिड चेंजेस हुए, रैपिड वो हुआ। तो द हेल्प द रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल एंड ऑफ द कंट्री, और दूसरा टू क्रिएट द मोर एम्प्लॉयमेंट। मैंने पहले तो बताया कि जब प्राइवेट कंपनी स्टेब्लिश हुई और एज वेल एज फॉरेन कंपनी आकर के स्टेब्लिश हुई, वो भी प्राइवेट ही थी, लेकिन फॉरेनर आकर के स्टेब्लिश किए तो बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना स्टार्ट हुआ। अभी भी देखो किसी का बच्चा IIT अगर कर रहा है तो लोग कहते हैं कि
MNC कंपनी में जाकर के हमारे बच्चे ने ज्वाइन किया है। तो बहुत रैपिड हाई पेमेबल जॉब, रैपिड इंडस्ट्री उन्होंने स्टार्ट किया टू रिमूव द रीजनल डिस्पैरिटीज, जो क्षेत्रवाद की डिस्पैरिटीज थी उसको खत्म किया। तो मेरे कहने का मतलब है बच्चों कि प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड करना 1991 के बाद का ये जो ईयर है वो इकोनॉमिक रिफॉर्म के रूप में जाना गया। और क्यों प्राइवेट सेक्टर में क्यों प्राइवेट सेक्टर को इंगेज किया गया, सम्मिलित किया गया, उसका मेन रीजन मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। तो मतलब प्राइवेट पब्लिक सेक्टर क्या होता है, जहां पर गवर्नमेंट का पूरा अधिकार हो, आज गवर्नमेंट पूरी तरीके से मैनेज करती हो, गवर्नमेंट पूरी तरीके से उस कंपनी को हैंडल करती हो, गवर्नमेंट उस कंपनी को चलाती हो, ऐसे सेक्टर को हम लोग बेटा गवर्नमेंट सेक्टर कहते हैं। द सेक्टर विच इज मैनेज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज ए गवर्नमेंट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर उसे गवर्नमेंट सेक्टर भी कहेंगे, पब्लिक सेक्टर भी कहेंगे। और पब्लिक सेक्टर में 1950 से 1991 तक हम देखते हैं कि डिफरेंट बेसिक की इंडस्ट्रीज, चाहे आयरन इंडस्ट्रीज रही हो, बताया टॉप 10 में है, चाहे वो राउरकेला हो, भिलावी हो, बर्नपुर हो, सालेम हो और दुर्गापुर हो, भद्रावती हो, ये सब हमारे बेटे किसमें है, गवर्नमेंट सेक्टर में है। सिर्फ एक बड़ी टॉप 10 इंडस्ट्रीज में, आयरन इंडस्ट्री में सिर्फ एक बड़ी इंडस्ट्रीज है, दैट इज रतन टाटा की। रतन टाटा जी क्या है, टाटा इंडस्ट्रीज विच इज जमशेदपुर आयरन स्टील पावर प्लांट। ठीक है बेटा, ये केवल क्या कहते हैं गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर की थी, बाकी सब में गवर्नमेंट सेक्टर का ही इट था। फिर इसके बाद बच्चे चाहे कोई हमारी नवरत्न कंपनी हो, सब गवर्नमेंट सेक्टर में ही थी, चाहे वो भेल हो, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, चाहे सेल हो, चाहे वो नालको हो, नालको बेटे जो आपकी क्या कहते हैं एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज है, नालको बाल्को, ये सब गवर्नमेंट सेक्टर की इंडस्ट्रीज थी। इनमें सब में गवर्नमेंट ही इन्हें रन करती थी, गवर्नमेंट हैंडल करती थी, गवर्नमेंट डायरेक्ट करती थी। तो इस तरीके से लेकिन 1991 में गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड करने की ज्यादा कोशिश की बाय इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लिबरलिज्म दैट इज कम टू नोन एज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स परफॉर्म्ड बाय मिस्टर मनमोहन सिंह एज ए फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन द कैबिनेट ऑफ मिस्टर PV नरसिम्हा राव। तो इस तरीके से बच्चों ये 1991 का ईयर इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए जाना जाता है, प्राइवेटाइजेशन के लिए जाना जाता है। इसके बाद बच्चों इंडिया गवर्नमेंट सेक्टर की कुछ हम इंडस्ट्री देख लेते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर देख ले, इंडस्ट्री नहीं गवर्नमेंट सेक्टर कुछ देख लेते हैं जिसमें गवर्नमेंट का कंप्लीटली इंटरफियर है। तो इंडियन रेलवे है, इंडियन पोस्टल सर्विसेज है, भारत संचार निगम लिमिटेड है, MTNL है, नेशनल थर्मल पावर प्लांट है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ये दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑन सेक्टर एंटरप्राइजेस रन बाय द गवर्नमेंट। बच्चों मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट सेक्टर का जो भी प्रोडक्शन यूनिट है, चाहे इंडस्ट्रीज कह सकते हैं, चाहे उनको प्रोडक्शन यूनिट के नाम से जाने, चाहे इंडस्ट्री के नाम से जाने, उनका पर्पज केवल प्रॉफिट कमाना नहीं है बेटे। द मेन पर्पज ऑफ द मेन पर्पज ऑफ द गवर्नमेंट सेक्टर is public welfare than the profit. मतलब गवर्नमेंट सेक्टर की इंडस्ट्रीज उतना प्रॉफिट में नहीं चल पाती है जितना प्राइवेट सेक्टर की, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर की इंडस्ट्रीज का मेन पर्पस है पब्लिक वेलफेयर, ना कि पब्लिक वेलफेयर, ना कि केवल प्रॉफिट गेन करना। जबकि आपके प्राइवेट सेक्टर का मेन पर्पस होता है प्रॉफिट गेन करना, उनका पब्लिक वेलफेयर से कुछ लेना देना नहीं होता, उनका काम है अपना प्रॉफिट गेन करना। तो इस तरीके से ये बच्चों गवर्नमेंट और ये क्या कहते हैं गवर्नमेंट सेक्टर की बातें हो गई। और गवर्नमेंट सेक्टर्स के बारे में मैंने बताया, गवर्नमेंट सेक्टर रेफर्स टू द एंटरप्राइजेस टू द प्राइवेट सेक्टर्स, दे आर ओन्ड बाई एंड मैनेज्ड बाई द गवर्नमेंट या इंडस्ट्रियल ग्रुप या किसी लॉ के ग्रुप या गवर्नमेंट के किसी ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप के थ्रू वो क्या कहते हैं हैंडल की जाती हैं, उनके लॉ फिक्स होते हैं, उनकी एक तरीके से ऑर्गेनाइज सेक्टर के पूरी प्रॉपर्टीज उसमें इम्प्लीमेंट होती हैं। ठीक है बच्चों।
अब इसके बाद आते हैं प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर वो सेक्टर्स होते हैं बेटे जिसमें मैनेज बाय ग्रुप ऑफ पीपल या पर्सनल इंडिविजुअल पर्सन के थ्रू जो सेक्टर्स या जो एरियाज मैनेज किए जाते हैं या हैंडल किए जाते हैं बच्चों, उनको हम लोग कहते हैं प्राइवेट सेक्टर्स। प्राइवेट मतलब प्राइवेट पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन के थ्रू जो इंडस्ट्रीज रन की जाती है या हैंडल की जाती है या चलाई जाती है बच्चों, उनको हम लोग कहते हैं प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज। प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज के कुछ एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर, जैसे आपका टाटा सन्स कंपनी है, रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी, रिलायंस मारुति उद्योग, हिंदुस्तान लेवर लिमिटेड, रिलायंस कंपनीज, एटलस साइकिल्स इंडस्ट्री, आयरन, टाटा आयरन इंडस्ट्री कंपनी, टिस्को, मोदी थ्रेड्स, एशियन पेंट्स आर सम एग्जाम्पल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, सम एग्जाम्पल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। तो अगर इसमें आपसे डिफरेंस पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, तो आप लोग बताएंगे बेटा कि पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती है which is owned and managed by the man, which is owned, managed, governed by the handled by the government और किसी गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हैंडल की जाती है। प्राइवेट सेक्टर में बताओगे बेटा कि प्राइवेट सेक्टर में जो इंडस्ट्रीज है, जो प्रोडक्शन यूनिट्स है, वो ओन बाय ए पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्संस, दैट इज नोन एज ए प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। फिर दिखाओगे कि गवर्नमेंट सेक्टर इंडस्ट्रीज का मेन पर्पज होता है, गवर्नमेंट सेक्टर का मेन पर्पज होता है पब्लिक वेलफेयर। देन सेकेंडरी सेक्टर इज टू मैनेज to gain the profit, but first priority of it to of the public welfare, while the main purpose of the private sector industry is to earn the profit. The main purpose is earn the profit. पर गवर्नमेंट सेक्टर के कुछ एग्जाम्पल्स का दोगे, गवर्नमेंट सेक्टर के कुछ प्रोडक्शन यूनिट, जैसे आपका रेलवे हो गया, जैसे आपका बाल्को हो गया, जैसे आपका इंडियन पोस्टल सर्विसेज हो गई, भारत संचार निगम लिमिटेड हो गया, MTNL हो गया, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, दिल्ली ट्रांसपोर्ट हो गया, स्टेट बैंक हो गया। ये बेटे हमारे गवर्नमेंट सेक्टर की इंडस्ट्रीज हैं। प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल लिखोगे मारुति उद्योग, मोदी थ्रेड्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड कम्युनिकेशंस एंड टाटा इंडस्ट्रीज। ठीक है, और इसके बाद दीज आर द कंपनीज ऑफ गोदरेज, ढेर सारी कंपनीज के नाम बताए जा सकते हैं। तो एशियन पेंट्स, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। तो नाउ आर यू क्लियर दैट, अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज क्या होती हैं और गवर्नमेंट सेक्टर की इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर की इंडस्ट्रीज में क्या डिफरेंस होता है। तो इस तरीके से यू कैन आल्सो नो, बेसिक डिफरेंस याद रखना कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज का मेन पर्पस है टू गेन द प्रॉफिट, टू गेन द प्रॉफिट, फाइल बच्चों गवर्नमेंट